हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आप लोग का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में जो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने इसका पार्ट 1 देख चुका था, आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। और पार्ट 1 पार्ट 2 में दोनों मिलाकर क्या होगा, टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है जो बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 में जो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। कहता है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी केरल में, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा डी उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारी वर्षा वन वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। A1 पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु तट, लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। यानी इस प्रकार क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहता है, आप देख भी सकते हैं। क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं, कहता है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है। ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी हिमालयी क्षेत्र, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत के भूस्खलन क्षेत्रों में हिमालय पर्वत के पश्चिमी एवं पूर्वी हिस्से, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, पूर्वी घाट तथा विंध्याचल पर्वतमाला प्रमुख रूप से आते हैं। अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो कहता है इसमें से कौन नहीं है, जबकि देखा जाए तो पश्चिमी घाट में भी होता है, पूर्वी घाट में भी होता है, हिमालय क्षेत्र में भी होता है। नहीं, यहाँ पूछ रहा है कि नहीं बताना है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है। ऑप्शन ए मालाबार, बी कोरोमंडल, सी कोंकण, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होती है, तो वो होती है कोरोमंडल तट, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 56। कहता है कि मृदा पलबार करना संबंधित है। ऑप्शन ए खरपतवार को बढ़ाने से रोकने से, बी मृदा की उर्वरकता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, सी मृदा की नमी को बनाए रखने से, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो देख सकते हैं आप, बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 क्लास में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहता है कि मृदा का पलबार करना संबंधित है। देखिए पलबार से जो संबंधित होता है वो होता है मृदा की नमी से, यानी मृदा की नमी को बनाए रखने से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा हुआ है, तो वो भरा हुआ है जलोढ़ मिट्टी से, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है कि किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मेघालय, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखें कि किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है, तो वो है आपको मेघालय में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए धारवाड़ चट्टान,
संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है? बी, अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है? सी, कोडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है? डी, पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं? देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही है वो है कि अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो गया आपको 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हों तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? ऑप्शन ए, कार्बनिक पदार्थ, बी, बिना बोझा चूना, सी, कैलामाइन का घोल, डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हो तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो वो मिलाना चाहिए कार्बनिक पदार्थ, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है कि भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? ऑप्शन ए, यमुना नहर, बी, पूर्व कोसी नहर, सी, इंदिरा गांधी नहर, डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो है इंदिरा गांधी नहर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर 645 किलोमीटर है, लंबी है, ठीक है। और यह सतलज नदी पर हरिएक बांध से राजस्थान के थार रेगिस्तान तक ले जाया गया है, ठीक है। इसमें 3 राज्य आते हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सिंचाई की जाती है इस नहर के माध्यम से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? देखिए, एक ही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया, यानी अभी तक बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो 2 बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? ऑप्शन ए, सेतु समुद्रम जलयात्रा नहर, बी, शारदा नहर, सी, इंदिरा गांधी नहर, डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है, तो इंदिरा गांधी नहर कहलाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, उद्योग, बी, घरेलू, सी, सिंचाई, डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा कि भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है सिंचाई के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि टिहरी बांध परियोजना संबंधित है? ऑप्शन ए, नियतिवादी विचारधारा से, बी, संभववादी विचारधारा से, सी, वैज्ञानिक नियतिवादी विचारधारा से, डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा आपका संभववादी विचारधारा से, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? ऑप्शन ए, खंदक प्रणाली, बी, चेन पंप प्रणाली, सी, ड्रिप प्रणाली, डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? पारंपरिक यानी आधुनिक कौन है, ये देख लीजिए। तो इसमें आंसर हो जाएगी कौन सा? तो ड्रिप प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जबकि खंदक प्रणाली, चेन पंप प्रणाली, ये दोनों के दोनों जो है वो है क्या चीज? पारंपरिक सिंचाई पद्धति है। अब ये जो है ड्रिप प्रणाली वो आधुनिक यानी अभी अपनाया गया है ड्रिप प्रणाली, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 67। नहीं, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए, बिहार, बी, झारखंड और पश्चिम बंगाल, सी, उड़ीसा, डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो है झारखंड और पश्चिम बंगाल में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा
कि दामोदर घाटी परियोजना का किस वर्ष में, तो 1948 में इसकी स्थापना की गई थी और यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 68। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कहता है कि 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन ए भारतवर्ष और बांग्लादेश, बी भारतवर्ष और चीन, सी भारतवर्ष और नेपाल, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी, क्या कह रहा है कि कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हुआ था, तो वो हुआ था भारत और नेपाल के बीच, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 69। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, बी दुधवा बांध, सी घुमरापदर बांध, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्योंकि हीराकुंड बांध और दुधवा बांध, याद रखिएगा कि हीराकुंड बांध और दुधवा बांध ये दोनों के दोनों महानदी पर स्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया उपरोक्त में से एक से अधिक। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 70। देखिए क्वेश्चन में 70 क्या कहता है कि झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइड, बी अभ्रक, सी तांबा, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है तांबा के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि मैंगनीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए फोटोग्राफी उद्योग, बी माचिस उद्योग, सी बैटरी उत्पादन, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए कि मैंगनीज का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मैंगनीज बहुत भंगुर धातु है, शुद्ध रूप से इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से स्टील जैसी मिश्र धातुओं में किया जाता है, जबकि स्टील का इसमें क्या है ऑप्शन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 72। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है कि भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाती है। ऑप्शन ए खंबात की खाड़ी, बी गंगा नदी, सी कच्छ की खाड़ी, डी मन्नार खाड़ी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी खंबात खाड़ी। याद रखिएगा कि भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां है खंबात की खाड़ी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हो जाएगा आपका 73। क्वेश्चन 73 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए कोयला, बी प्राकृतिक गैस, सी पवन ऊर्जा, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें पूछ रहा है कि पारंपरिक स्रोत, क्या पूछ रहा है कि पारंपरिक स्रोत नहीं है, यानी ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो कौन है पवन ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि पवन ऊर्जा क्या है आधुनिक स्रोत है। कौन है आधुनिक स्रोत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा पारंपरिक स्रोत में कौन कौन आते हैं, तो पारंपरिक स्रोत में जो ईंधन जीवाश्म ईंधन, ठीक है, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं, जबकि गैर पारंपरिक स्रोत में आपको आ जाएगा पवन ऊर्जा और ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 74। क्वेश्चन नंबर 74 में कहता है कि मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। कौन सा मोनोजाइट रेत में। ऑप्शन ए खनिज तेल, बी यूरेनियम, सी थोरियम, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी थोरियम। याद रखिएगा कि मोनोजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो वो पाया जाता है थोरियम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 76। कहता है
कि किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी पुणे, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन की आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत में पहले 99.99 शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की गई थी। याद रखिए कहाँ पे? असम में की गई थी, जबकि ऑप्शन में असम नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 77। कहता है कि कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? ऑप्शन ए सोहागपुर, बी रानीगंज, सी धनबाद, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए कि कोयला नगरी किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है धनबाद को, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 78। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 में कहता है कि भारत के खनिज तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इनकी अवस्थितियों को सही युग्म है। इसमें बताना है कि सही युग्म कौन सा है। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सुरमा घाटी असम, बी में कहता है लुनेज क्षेत्र गुजरात, सी केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुरमा घाटी, डिगबोई, नरकटिया, हुगरी जन मुराज क्षेत्र असम में है। देखिए सुरमा घाटी कहाँ पे? असम में है, ये भी सही है। लुनेज कहाँ पे है? गुजरात में, ये भी सही है। और केसिन कहाँ पे है? तो केसिन जो है गोदावरी बेसिन जो कृष्णा में है, जो आंध्र प्रदेश में है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सुरमा घाटी असम, लुनेज क्षेत्र गुजरात, ये दोनों के दोनों सही है, इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 79। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कहता है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए मधुबनी, बी भागलपुर, सी औरंगाबाद, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो वो होता है भागलपुर में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहता है कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए सहरसा, बी बेगूसराय, सी मधुबनी, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है, तो वो है बेगूसराय में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कहता है कि मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? यानी अटल सेतु की लंबाई बतानी है जो मुंबई और नई मुंबई को जोड़ती है। ऑप्शन की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए 21.5 किलोमीटर, बी 21.8 किलोमीटर, सी 21.3 किलोमीटर, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 82। क्वेश्चन में 82 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? ऑप्शन की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए मुंबई और नागपुर, बी मुंबई और कोलकाता, सी सिलचर और पोरबंदर, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिलचर और पोरबंदर। याद रखिएगा कि दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारों से जुड़े हुए हैं, तो पश्चिमी गलियारों से जुड़े हुए सिलचर और पोरबंदर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 83। नहीं क्वेश्चन 83 में क्या कहता है कि सी प्रेबक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमी सॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर
भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया है, ये स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए गोवा तट के बाहर, बी लक्षद्वीप तट के बाहर, सी तमिलनाडु तट के बाहर, डी उड़ीसा तट के बाहर। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? गोवा तट के बाहर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 84। कहता है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण दिशा में क्या होगा। तो देखिए अगर ऑप्शन की बात की जाए तो कह रहा है कि 1 नंबर पॉइंट में कहता है कि काकीनाडा, 2 मछलीपट्टनम, सी नागपिटम, 4 विशाखापट्टनम। अब इसको कहता है कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में आप बैठाइए। देखिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में अगर देखा जाए तो उसको देखना है क्या चीज़ कि पहला नंबर पे क्या हो जाएगा जी? आ जाएगा विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। पहला कंडीशन क्या होगा? विशाखापट्टनम में हो जाएगा पहला नंबर। फिर कहता है कि हो जाएगा आपका काकीनाडा, क्या हो जाएगा? काकीनाडा दूसरा नंबर पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पश्चिमी से उत्तर से दक्षिण की ओर, ये भी कहाँ पे? काकीनाडा जो है ये भी आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद हो जाएगा मछलीपट्टनम, ये भी आंध्र प्रदेश में है। और चौथा नंबर में हो जाएगा नागीपट्टिनम, ये हो जाएगा 4 नंबर में। क्यों? क्योंकि ये तमिलनाडु में है और आपको उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है। तो पहला नंबर में क्या होगा? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 4 4 1 4 1, हाँ 4 के बाद क्या हो जाएगा? 1 नंबर, 1 के बाद हो जाएगा 2 नंबर और फिर 3 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। याद रखिएगा पहला में क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम, फिर काकीनाडा, फिर मछलीपट्टनम, फिर नागपिटम, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है? ऑप्शन ए 44%, बी 30%, सी 50%, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की हो जाएगी 50%, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी 50% मध्य प्रदेश का लगभग भाग कृषि क्षेत्र योग्य है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 86। क्वेश्चन नंबर 86 में कहता है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, बी डॉक्टर वी कुरियन, सी श्री सुंदरलाल बहुगुणा, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 87। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कहता है कि मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि सूखा सहीन फसल, बी में कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता है, सी पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 88। क्वेश्चन नंबर 88 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा का स्थानांतरणशील कृषि है? ऑप्शन ए पुंडू, बी पेंडा, सी बेवार, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए तो कह रहा है कि इसमें कौन सा उड़ीसा का स्थानांतरणशील कृषि है, तो वो है आपका पुंडू, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 89। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कहता है कि फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है? ऑप्शन ए फूलों की खेती, बी कृषि, सी बागवानी, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बागवानी। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है बागवानी। याद रखिएगा फूलों की खेती कहलाती है फ्लोरिकल्चर, रेशम कीट का पालन सेरिकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, मछली पालन पीसीकल्चर, फलों का उत्पादन पोमोलॉजी। यहाँ पे आपसे पूछा है कि फलों एवं सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं, तो बागवानी कहते हैं, यानी हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 90। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कहता है कि उत्तरी भारत में
शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम है। ऑप्शन ए अमन, अगहनी और ओस। बी में कहता है अमन, साली और अगहनी। सी अमन, ओस और साली। डी में कहता है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए कि उत्तर भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों को स्थानीय नाम है, तो वो है अमन, साली और अगहनी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 91। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरणीय कृषि का स्थानीय नाम है। ऑप्शन ए बेवर, बी दहिया, सी पोद्दू, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि स्थानांतरीय कृषि को झूमी कृषि भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो है आपको आ जाएगा इसमें आ जाएगा झूम, यानी पूर्वी उत्तरी भारत में भी होता है। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो बेवर, दहिया और पोंदू सब के सब क्या हो जाएगा उपरोक्त हस्तांतरित कृषि के नाम हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों में इसका नाम अलग अलग है। जैसे झूम उत्तर पूर्वी भारत में इसको झूम कहा जाता है, बीवर और डहियार बुंदेलखंड समाधान मध्य प्रदेश में कहा जाता है, दीपा बस्तर जिला में कहा जाता है, पोडू आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। यानी स्थानांतरीय कृषि का नाम कब राज्य वाइज उसका नाम चेंज हो जाता है। इसलिए बेवर, दहिया, पोंदू ये सब के सब हस्तांतरित कृषि का नाम है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 92। क्वेश्चन नंबर 92 में कहता है कि निम्नलिखित में से मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना, बी कंटूर को पत्थरों, घास आदि से ढकना, सी खड़ी ढालों पर बनी वेदिकाएं टेरेंस में फसल लगाना, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी मल्चिंग शब्द का अर्थ है कि फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों के परत से ढकना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 93। क्वेश्चन नंबर 93 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। ऑप्शन ए खरबूजा, बी खीरा, सी तरबूज, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि कहता है क्या इसमें क्वेश्चन में करा है कि नहीं किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है, तो जायद के मौसम में खरबूजा, तरबूज और खीरा तीनों की जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 94। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 में कहता है कि भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है। ऑप्शन की बात की जाए ऑप्शन नंबर ए में कहता है बीकानेर क्षेत्र में, बीकानेर में, बी बाढ़ क्षेत्र में, सी अरावली प्रदेश, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है। वो कहाँ मिलती है जी? तो वो मिलती है आपको बाढ़ क्षेत्रों में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में कहता है कि जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है। ऑप्शन ए अफ्रीका के रिफ्ट घाटी, बी मध्य एशिया, सी जेरूसलम, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी करें कि जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र जो है वो है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में कहता है कि दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। ऑप्शन ए एनकल्चरेशन, बी एकल्चरेशन, सी कल्चरेलस, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए तो दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है, तो वो कहलाता है आपको ए कल्चरेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपको 97। देखिए 97 में कहता है कि किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए आदिम लक्षणों के संकेत,
2 में कहता है विशिष्ट संस्कृति, 3 में कहता है बड़े पैमाने पर समुदायों के साथ संपर्क में शर्म, 4 में कहता है पिछड़ा एवं भौगोलिक अलगाव। उपर्युक्त में से कौन से सही है आपको बताना है इसमें। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से सभी। याद रखिएगा उपयुक्त में से सभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको आदिम लक्षणों के संकेत होनी चाहिए, विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, बड़े पैमाने पर समुदायों के साथ संपर्क में शर्म, 4 में कहता है पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन 98 में कहता है कि भारत का स्थलाकृत मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन की बात की जाए ऑप्शन नंबर ए भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, बी में कहता है भारतीय सर्वेक्षण, सी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भारत का स्थलाकृत मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका भारतीय सर्वेक्षण, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 99। कहता है सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए सही कूट देख करके। देखिए अगर देखा जाए यहाँ पे तो ए में दिया हुआ है 4, बी में दिया है कंकर, सी में दिया है कयाल, डी मांडल, 1 में दिया है पंजाब का मैदान, 2 में देता है डेल्टा, 3 में देता है बांगर और 4 में तटीय मैदान। इसमें कह रहा है कि आपको मिलान करनी है सूची 1 से सूची 2 को। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, टोटल हम लोग ऐसा ही मिलान कर देते हैं। देखिए तो कहता है कि याद रखिएगा कि 4 जो होगा वो 4 यानी ऑप्शन नंबर ए में अगर देखा जाए 4 तो 4 क्या है डेल्टा, यानी 1 का 2 हो जाएगा। फिर कंकर क्या कहते हैं तो बांगर को कहते हैं, यानी बी का 3 हो गया। फिर कयाल को क्या कहते हैं तटीय मैदान, यानी 3 का, सी का क्या हो जाएगा 4, और डी मांडल का क्या हो जाएगा तो हो जाएगा पंजाब का मैदान। तो याद रखिएगा इसको ऐसा ही कि 4 डेल्टा, कंकर बांगर, कयाल तटीय मैदान, मांड पंजाब का मैदान, ठीक है। यानी अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपको, अब हो जाएगा 100 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में देखते हैं हम लोग, कह रहा है क्वेश्चन कि सूची 1 के सूची 2 से इसमें भी मिलान करनी है। अगर ए में देखा जाए तो कहता है खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण की कमी, ठीक है। बी में कहता है कि जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं मिलान करके हम लोग देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर होना क्या चाहिए। तो याद रखिएगा कि खनिज संसाधन की संपदा परंतु औद्योगिकरण की कमी किसमें है जी, तो झारखंड में है। याद रखिएगा कि खनिज संसाधन की संपदा परंतु औद्योगिकरण की कमी किसमें है, तो वो है झारखंड में है। जल संसाधन की संपन्नता, जहाँ पे जल संसाधनों की संपदा परंतु आधारभूत संरचना की विकास की कमी कहाँ पे है, तो है अरुणाचल प्रदेश में। और फिर कहता है सी में अगर देखा जाए तो सी में कहता है कि सौर और वायु ऊर्जा की संपदा परंतु जल संसाधनों की कमी, वो कहाँ पे है, तो जल की कमी है और सौर ऊर्जा वहाँ पे अत्यधिक है, तो कहाँ पे है जी, तो राजस्थान में है, यानी सी का 3 ही हो जाएगा। और फिर कहता है कि 4 में अगर देखा जाए डी में खनिज संसाधनों की संपदा परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी, तो कहाँ पे लद्दाख में है, यानी ऑप्शन नंबर डी का 4 हो जाएगा। यानी सही इसका क्रम दिया हुआ, इसको खाली क्रम मिला देना था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 101। देखिए और ये इस आज का यानी हम लोग का जियोग्राफी का जो भी क्वेश्चन हम लोग BPCTRA 1, 2, 3 में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो टोटल के टोटल हम लोगों ने कवर कर लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। कहता है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक है। ऑप्शन की बात की जाए ऑप्शन नंबर ए में कहता है दिल्ली रिज, मालवा का पठार और बुंदेलखंड, बी में कहता है दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सहांद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां, सी में कहता है दिल्ली रिज, मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात की जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच जो विभाजक है वो है दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सहांद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके मदद से देखिए आज हम लोगों ने देखा
बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में जो क्वेश्चन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उस क्वेश्चन को हम लोगों ने आज एनालिसिस किया। इसके आधार पे आप लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को बार बार देखिए क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करता है और हम लोग इसको क्या करें, विश्लेषण अच्छे तरीका से कर रहे हैं जिससे आपकी क्वेश्चन की आपके एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन हो और आपको ये भी पता चले कि हाँ आपको पढ़ना क्या है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आप पता कर पाते हैं कि आपकी सिलेबस क्या है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए। अगर मेरी कंटेंट आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।